ये वही योगी सरकार है ना? नहीं सहेंगे अत्याचार, न होने देंगे बलात्कार, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये वही सरकार है ना? बड़का बड़का झंडा लेके और बड़का बड़का डंडा लेके सब निकल देते थे, ये वही सरकार है ना? सोचिए, देश में कोरोना काल है और कोरोना काल में बाल संरक्षण गृह कानपुर में 57 लड़कियों को कोरोना पॉजिटिव हो गया और 7 लड़कियां बाल गृह में गर्भवती हो गई और एक को एड्स हो गया। यही राम राज्य चाहिए ना आपको? अगर नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य तो इस राम राज्य को लानत है, ऐसे राम राज्य पर उखाड़ फेंको ऐसा राम राज्य। जरा सोचो, कानपुर के बाल संरक्षण गृह में कोरोना कैसे हुआ? जब वो लड़कियां बाहर जाती नहीं, लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो उनको कोरोना हुआ कैसे? इसका मतलब कि बाहर से अंदर लोग जाते हैं। 57 लड़कियों को कोरोना हुआ, इसका मतलब योगी सरकार में बाल संरक्षण गृह में घिनौना कारतूस और घिनौना काम कराया जाता है और छोटी उम्र की लड़कियों के साथ वो गंदा खेल खेला जाता है। कौन लोग हैं वो लोग? उत्तर प्रदेश सरकार में कानपुर बाल संरक्षण गृह में कम उम्र की बालिकाएं, नाबालिग लड़कियों को बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है। कानपुर के बाल संरक्षण गृह में लड़कियों को बाहर जाने के लिए मनाही है, तो 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गई? सवाल है कि नहीं है? 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हो गई। हद तो तब हो जाती है 7 नाबालिग लड़कियां, लगभग बालिग भी हैं नाबालिग भी, 7 गर्भवती हो जाती हैं और एक को एड्स हो जाता है। योगी सरकार के राजनीति पर और योगी सरकार के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है। क्या बाल संरक्षण गृह को तुम लोगों ने, क्या कहूं, जवान गंदा हो रहा है, कहते नहीं बन रहा है। इन बेईमानों ने, गद्दारों ने क्या बना रखा है? तवायफ का अड्डा, बच्चियों के साथ बलात्कार, जबरदस्ती। कितना घिनौना कारतूस है ये। उत्तर प्रदेश में इस कदर घटना, जरा सोचिए, कोरोना काल में 7 गर्भवती हो जाती हैं वहां की लड़कियां, तो जब कोरोना काल नहीं होगा तब क्या हाल रहा होगा? जरा सोचिए, कोरोना काल में जब वहां आना जाना कम होगा, उसके बाद भी 7 लड़कियां गर्भवती हो गई, तो जब कोरोना काल नहीं होता है तब क्या हाल होता होगा उन कानपुर जैसे बाल संरक्षण गृह का सवाल है। संगीता पटेल जी लिख रही हैं, मुंह पर चाइना, मन में पाकिस्तान, हाथ में चंदा और कोरोना का धंधा, बताओ कौन है नालायक बंदा?
धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। हमारी महिलाओं को इनसे जब सवाल करना पड़ेगा, हमारे युवाओं को इन गद्दारों से सवाल करना पड़ेगा। सवाल करना सीखो, इनकी गुलामी करने से काम नहीं चलेगा। क्या वह बेटियां अनाथ हैं इसलिए? क्या उन बेटियों के साथ इतना दुर्दांत दुर्घटना हो रहा है? मैं सवाल पूछता हूं, उन अधिकारियों से सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास बहन बेटियां नहीं हैं? तुम मां के पेट से पैदा नहीं हुए हो? मनुस्मृतियों में तो बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है जाति विशेष का लोग, बाहों से पैदा हुआ है जाति विशेष का लोग, पेट से या जांग से पैदा हुआ है कुछ लोग, और ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है कुछ लोग। दुर्दांत खेल खेलते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो बेटियों के सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, लेकिन अभी क्या हो गया इस उत्तर प्रदेश को? कभी आगरा में बलात्कार, कभी प्रतापगढ़ से जाते हुए बस में बलात्कार, कभी जौनपुर में बलात्कार, कभी सुल्तानपुर में बलात्कार। और बलात्कारियों की जाति खोज लीजिएगा, 99% लोग जाति विशेष के लोग हैं। मैं बता देता हूं, समझ लीजिए। आगरा में क्षत्रिय समुदाय के 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। जौनपुर में निषाद समाज की बेटी के साथ 4 ब्राह्मणों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुल्तानपुर में पिछड़ी समाज की बेटी के साथ 4 क्षत्रिय समाज के लोगों ने, लड़कों ने, बहती दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद भी न्याय के लिए धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या इन लोगों के खिलाफ योगी सरकार को पता नहीं? क्या ये बेटियां बेटी नहीं हैं? शर्म से डूब मरना चाहिए उन दलालों को जो भारतीय जनता पार्टी का मदद करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए उन बेईमानों को जो भारतीय जनता पार्टी जैसे मक्कारिता की राजनीति करने वाले लोगों का साथ देते हैं। शर्म आनी चाहिए उन गद्दारों को, जिन लोगों को न्याय के साथ खड़ा होने में शर्म आता है। इसीलिए तो बुलेटिन 8 PM पर समाज को जगाने के लिए, दलित, पिछड़े, कमेरे, शोषित, वंचित को जगाने के लिए योगी सरकार का दावा है कि 90 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को रोजगार दिया है। 90 लाख प्रवासियों को, 90 लाख प्रवासियों को योगी सरकार का दावा है कि योगी सरकार ने 90 लाख प्रवासियों को रोजगार दिया है। जरा सोचिए, योगी सरकार ने कहा कि 90 लाख प्रवासियों को रोजगार दिया है। क्या आप सहमत हैं? क्या इनके रोजगार से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो जवाब दीजिए। 90 लाख रोजगार, हमें तो लगता है योगी जी आप जुमले में मोदी जी से भी 10 हाथ आगे निकल गए। यूं एक बोलचाल के भाषा में कहा जाता है कि जुमलेबाजी में मोदी के बाप निकल गए आप।
कौन सा रोजगार दे दिया आपने? कौन सी रोजगार बना दिया आपने? उत्तर प्रदेश में 90 लाख प्रवासियों को रोजगार दे दिया और आगे कहते हैं कि इसी माह में 26 जून तक 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। कौन सी फैक्ट्री खुलवा दिया आपने? कांग्रेस के चलाई हुई योजना को अपना कहते हो, जिस योजना का मोदी जी विरोध करते थे, मनरेगा योजना का, उसी योजना को अपना योजना कहते हो, उस योजना को अपनी योजना बताते हो और शर्म नहीं आती लोगों को। एक वीडियो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं, वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। योगी जी के झूठ का सरेआम, इनके झूठ का पोल खोलिएगा, सुनिएगा यह वीडियो। किस कदर योगी जी के, मोदी जी ने किस कदर मनरेगा का मजाक किया था और कोरोना काल में 1.25 करोड़ रोजगार की बात योगी जी किस बलबूते पे कह रहे हैं? गड्ढा खुदवाने पर, तालाब खुदवाने पर। सुनिए मोदी जी का यह बयान, सुनिए। सबसे बाबा रामदेव को देखा कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार। इस वीडियो को सुनिए। शाहनवाज हुसैन और रोकूंगा। शाहनवाज हुसैन हल्के से मैं प्रधानमंत्री की आधी बात कहकर नहीं निकलने दूंगा आपको। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा मैं चलाऊंगा, प्रधानमंत्री ने कहा विफलताओं की प्रतिमा है। अभी पूरा बयान में सुनवाता हूं, मैं हर चीज तैयार करके रखता हूं। आपने कहा कि चलवानी चाहिए थी, लो अभी चला देता हूं। प्रधानमंत्री का बयान सुनवाइए, क्या कहा? मेरी राजनीतिक सुनिए सुनिए सुनिए। कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो ढोल पीटते रहेंगे। कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजा। आप कहां भेज रहे हैं? मनरेगा में गड्ढे ही तो खुदवा रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दे दी, एहसान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? चौधरी जी, हाँ, जहां से मुझे आपने रोका था मैं वहीं से शुरू होता हूं। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री को अगर इस योजना को रोकना होता उस दिन ही रोक देते, लेकिन तब जो मनरेगा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने ही नोटिस दिया था और चर्चा हुई थी मनरेगा पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने बोला था। वहां तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री, तारीफ नहीं कर रहे थे मनरेगा की, तंज कस रहे थे। सर मैं भी तंज कसूंगा बहुत सारा, जरा सुन तो लीजिए आप। हाँ। मैं तो आपका गेस्ट हूँ सर, आपने मुझे बुलाया है, बोलने दीजिए सर। आपने आमंत्रित किया मुझे बोलने के लिए, तो मैं जरा बोल लूं। मैं कह रहा हूं कि चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, हमने कहा था मनरेगा सही है, लेकिन मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसे हटाना। गड्ढा खोला, मिट्टी डाला, मिट्टी फिर ऊपर का मिट्टी भरने में डाला, यानी पूरा पैसा चला जाता था भ्रष्टाचार। हमने उसको इतनी अच्छी योजना बनाई आज उससे सिंचाई के लिए काम हो रहा है, उसके अंदर कई कंपोनेंट जोड़े। तो मनरेगा भी गांव के लिए एक अच्छी योजना बन गई चौधरी। तो उसको हमने जारी रखा और हमने इसके अंदर जो भ्रष्टाचार का कंपोनेंट था उसको पूरी तरह निकाल के अलग कर। मतलब ये रोजगार सृजित किए हैं आपने। 2 करोड़ रोजगार का हर साल का जो वादा था, 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने थे, तो रोजगार के नाम पर गड्ढे खुदवाने का काम आपने लोगों को दे दिया। प्रोफेसर साहब, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अगर
एडिटर न होते यहाँ तो आप पढ़ते और हम लोग जाके स्टूडेंट की तरह सुनते। आप इतने ज्ञानी, लेकिन प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए ना। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो शाहनवाज हुसैन, ये बोलिए आप बोलिए। जो गांव के अंदर काम होता है उस काम के लिए योजना बनी। हम लोग सांसद रहते हुए किसी योजना को देखा, उसकी कमियां को, त्रुटियों का, मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उस योजना में से त्रुटि निकाल दी। आज गांव में, पंचायत में, तालाब खोदने में, बहुत से कामों में इस योजना का बड़ा उपयोग हो रहा है। आज देश के वो बहुत काम आ रही है। जहां तक रोजगार का सवाल है, वो एक आपका ये सही है कि इस कोरोना के टाइम में बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार गए हैं, क्योंकि लोग रोजगार करने के लिए प्रवासी बने थे। अपना घर द्वार छोड़कर कोई आना नहीं चाहता। घर द्वार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अगर वो कहीं गया तो वो कमाने के लिए गया। देश में रोजगार था तभी तो ये बेरोजगार होकर गए। ये जो मजदूर थे ये बेरोजगार नहीं थे। जिसकी संख्या आप बता रहे हैं वो सब मजदूर कामगार ही थे, काम में लगे थे। और कोरोना के टाइम में जरूर कुछ लोगों का रोजगार छिना होगा। राजीव रंजन जी ने वो जो रिपोर्ट की है, मैं सही की होगी। लेकिन हम लोग जब सरकार में आए, हमने स्वरोजगार की बात कही। हमने कहा 11.2 मिलियन न्यू जॉब्स हम करेंगे। 2015 और से 18 के बीच में हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर जोर दिया। हाँ, और करीब 55% जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया। जो वुमेन, मैं पूरा कर लूं सर, और करीब इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिले, स्वरोजगार पर जोर दिया। और अभी तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया, बिल्कुल मैं समझ गया को बदल देगा। अमर पटनायक स्कीम पर, स्वरोजगार पर जोर है। अमर पटनायक, स्वरोजगार, पकोड़ा तल दो, पान बना दो, ये स्वरोजगार है। अब गड्ढा खोद दो, इसको भी रोजगार बताया जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं ज्यादा तल्ख तो नहीं हो रहा हूं, या मैं ज्यादा कड़वाहट का इजहार तो नहीं कर रहा हूं, या फैक्ट्स बता रहा हूं यहाँ पर। अमर पटनायक, देखिए संदीप जी, आपको ये हम लोगों को सब जानना होगा कि अभी जो आप देख रहे, देखा आप सबने किस कदर इस देश में झूठ का बोलबाला है। बेटा किसी और का रहेगा और ये कहेंगे बेटा मेरा है। कल तक जिसकी बुराई कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज कोरोना काल ने इनकी असलियत का पोल खोल दिया। तब जाकर के इन लोगों को कांग्रेस की योजनाओं पर ही अमल करना पड़ा है। वही गड्ढा खुदवाना है, वही इनको काम करवाने हैं। आप सबको मालूम है कोरोना काल में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के रोजगार समाप्त हो गए। कितनी सरकारी कंपनी इस सरकार ने खोला है। सरकारी संस्थानों का प्राइवेटीकरण पे जोर है। यह देश को बर्बाद करने का एक नया नजारा है। और योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने 90 लाख लोगों को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश में। कौन सी बड़ी वाली कंपनी खोले, जरा पूछिए इनसे कि कौन सी कंपनी आपने खोला है जिसमें रोजगार दे रहे हैं आप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।